Good morning, students. Of plus 2 class, I am going to start poem number second, A Boy's Song. बेटा मैं बता देता हूँ, इससे पहले हम वन पोएम कर चुके हैं जिसका नाम है द नोबल नेचर। मैंने बिल्कुल आराम से बोर्ड के ऊपर आपको वन बाय वन लाइन है वो एक्सप्लेन कर दी, बिल्कुल विस्तारित रूप से आपको समझा दिया है। और फिर भी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस हो रही है तो हम दोबारा करवा देंगे, समझ गए। और आज की हमारी जो सेकंड पोएम है इसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग यानी बाल गीत। इस पोएम को लिखा है डब्ल्यू गिब्सन, ठीक है। इस पोएम की जो राइटर है, पोइट है, उनका नेम क्या है? विल्फर्ड विल्सन गिब्सन। विल्फर्ड विल्सन गिब्सन ने पोएम लिखी है और पोएम का नाम क्या है? ए बॉयज सॉन्ग यानी बाल गीत। बाल गीत। देखिए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन है वो किसका रीड आउट कर लेते हैं? पोइट का। जब पोइट का इंट्रोडक्शन हम रीड करेंगे तो विल्फर्ड विल्सन गिब्सन 1878 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे इनका बर्थ प्लेस कौन सा है? कंट्री है इंग्लैंड, ठीक है। कब? 1878। और ये जो पोइट थे, ये पोइट, ये फ्रेंड थे किसके? रूपर्ट ब्रुक, यानी इंग्लिश लिटरेचर के जाने माने पोइट हैं रूपर्ट ब्रुक, इनके फ्रेंड थे। तथा इन्होंने माउंटेन कवर से अपना काम स्टार्ट किया और 1902 में पब्लिश हुआ। और गिब्सन का जो डेथ है वो 1962 में हुआ। गिब्सन की डेथ कब हुई? 1962, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन किसका दिया है? विल्फर्ड विल्सन गिब्सन का। अब पहली बात क्या बताइए? विल्फर्ड विल्सन गिब्सन का जन्म कौन से कंट्री में हुआ? बर्थ प्लेस इंग्लैंड में। ये किसके फ्रेंड थे? रूपर्ट ब्रुक के। और इनकी डेथ कब हुई? 1962 में। अब ये जो पोएम है जिसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग यानी बाल गीत, जो किसने लिखी है? डब्ल्यू गिब्सन ने लिखी है, समझ गए। तो ये तो हमने पोइट और पोएम के बारे में थोड़ा सा बताया है। अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा हम देख रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो पोएम है ये मोस्टली किसके ऊपर लिखी गई है? बर्ड्स पे लिखी गई है, एनिमल्स पे लिखी गई है। ये एक प्रकार की मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेनफुल पोएम है। बिकॉज आई शेड नो स्नेयर, because I shed no snare, but leave them flying free. Belong to me. देखिए क्या बताया बेटा? Because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. अब कहने का मतलब ये जो पोएम है इसका राइम स्कीम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका राइम स्कीम क्या बेटा? ए बी ए बी। ए बी का मतलब ए बी क्या हो गया? अब ये राइम है। राइम मतलब इसकी जो गाने की शैली है, जो लास्ट में मैचिंग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? राइम स्कीम बोलते हैं। तो कैसे? देखिए स्नेयर, ईयर, फ्री, मी,
यानी ये लास्ट में क्या बना रही है, तुकबंदी बना रही है, और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, राइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइम कहा जाता है। तो देखिए बेटा, हमारा ये कौन सा स्टंजा है, फर्स्ट स्टंजा है। अब बिल्कुल इजीली है। किसके बारे में बताया बेटा, बर्ड्स के बारे में बताया। इसमें किसके बारे में बताया, बर्ड्स के बारे में, नॉट एनिमल्स। बर्ड्स के बारे में बताया, बिकॉज आई सेट नो स्नेह, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, मेरे पास कोई स्नेह नहीं है। स्नेह क्या होता है बेटा, जाल होता है। बट लीव दैट फ्लाइंग फ्री, और मैं उड़ने के लिए उन्हें क्या कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं। वो बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकते हैं, मैं उनको उड़ने के लिए क्या कर देता हूं, फ्री कर देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का मतलब यहाँ किससे बेटा, स्काई से। किससे है, स्काई से। अब ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, जो भी आसमान में जो पक्षी उड़ रहे, वो सारे किससे बिलोंग करते हैं, मेरे से बिलोंग करते हैं। Who is saying? Gibson is saying. Gibson is saying that all the birds of the sky it belong to me. They are related to me, and I am flying free them. मैं उड़ने के लिए उनको क्या कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। Because I said no near, क्योंकि मैं कोई क्या नहीं बिछाता हूँ, मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। Because I said नो स्नेयर, स्नेयर क्या होता है बेटा, जाल। टीआरईटी ट्रैप, ट्रैप का मतलब भी क्या होता है, जाल होता है। एनईटी नेट, नेट का मीनिंग भी क्या होता है, जाल। तो सीधी बात है, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, मैं उड़ने के लिए उन्हें फ्री कर देता हूँ। इस स्काई के सारे बर्ड्स किससे रिलेटेड हैं, मेरे से रिलेटेड। आ गया समझ में। तो ये पोएम की कौन सा स्टंजा बेटा, फर्स्ट स्टंजा है, और ये विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने लिखा है। बहुत ही शानदार है, यानी एक ब्यूटीफुल पोएम है। किसके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स की जो मतलब कुछ लोग हैं जो बर्ड्स को क्या कर देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, वो जो केज होते हैं उनके अंदर कैप्चर करते हैं। तो पॉइंट ये कह रहा है कि भाई जैसा फ्रीडम हम चाहते हैं वैसी किसको मिलनी चाहिए, बर्ड्स की मिलनी चाहिए। यानी ही एडवोकेट्स द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स। ओके, तो ये कौन सा है, बिल्कुल इजी है। सेकंड देखिए, जैसा लाइफ हमारे अंदर है वैसा ही किसमें है, बर्ड्स में है। बिलोंग टू मी यानी सारे मेरे से रिलेटेड हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लू, फ्रॉम the blue tit on the slough to the eagle on the height, to the eagle on the height। देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, ये बड़ा लास्ट ईयर आया हुआ है 2019 में, यानी ये स्टंजा दे दिया और इसके नीचे 3-4 क्वेश्चन दे दिए। पहले वाला जो करवाया उसके साथ ये मैच करके दे दिया, ठीक है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लू, ब्लू टिट बेटा एक छोटी चिड़िया होती है, एक स्मॉल स्पैरो। फ्रॉम द ब्लू टिट, और ब्लू टिट बिल्कुल क्या होती है, छोटी होती है। पॉइंट ये कह रहा है कि मैं एडवोकेट्स करता हूं, मैं वकालत करता हूं हर बर्ड की। मैं किसी पर्टिकुलर बर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं एवरी बर्ड्स की मतलब फ्रीडम की वो एडवोकेट्स करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो छोटी सी जो चिड़िया है जो किसके ऊपर बैठी हुई है, स्लू के ऊपर बैठी हुई है। स्लू क्या होती है, स्लू झाड़ी होती है, अभी जंगली झाड़ी जो जिसके बेर लगते हैं, उस स्लू के ऊपर बैठी हुई है। कौन, ब्लू टिट। टू द ईगल ऑन द हाइट, और जो ऊंचे आसमान में ईगल उड़ रहा है मैं उसकी भी वकालत करता हूं, चाहे वो छोटी से छोटी चिड़िया हो, चाहे बड़े से बड़ा क्या हो, ईगल बर्ड हो। मैं सभी की फ्रीडम की क्या करता हूं, वकालत करता हूं। यानी वो स्वतंत्र रूप से उड़े, वो अपने लाइफ के अंदर फ्रीडम का एंजॉय करें। यानी
ब्लू टिक से लेकर के ईगल तक। और uncaged they come and go, uncaged they come and go, go for my delight, for my delight। डिलाइट क्या होता है बेटा? खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। आई एम डिलाइटेड, आई वॉज डिलाइटेड। तो डिलाइट का मतलब क्या होता है? चियर, हैप्पीनेस, खुशी। तो कई बार क्या पूछ लेते हैं, सिनोनिम्स भी पूछ लेते हैं, एंटोनिम्स भी पूछ लेते हैं। मान लीजिए आपको हैप्पीनेस दे दिया कि इस वर्ड का इस स्ट्रेंजा में से राइट वर्ड निकालिए, इसका सिनोनिम क्या होगा? आ गया समझ में? या आपको सैडनेस दे दिया, व्हाट विल द अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा? वो आपको किस में मिलेगा? स्ट्रेंजा में मिलेगा। समझ गए बेटा? तो सीधी बात है कि आपको करना क्या है, आपको एक एक एवरी वर्ड का ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए अनकेज्ड दे कम एंड गो। अनकेज्ड, अनकेज्ड मतलब जिसको मैंने पिंजरे में केज नहीं किया है। दे आर अनकेज्ड, वो बिल्कुल क्या है? आजाद है। दे कम एंड गो, दे कम एंड गो। दे इज यूज्ड हियर फॉर, they is used here for, they is used here for birds। they come and go because they are free। I have not any trap, I have not any cage, they are uncaged, so they can come and they can go freely। I want to advocate the freedom of birds, I have not any kinds of a slavery for the birds। मेरे लिए बर्ड्स के प्रति कोई भी क्या नहीं है? स्लेवरी नहीं है। I want to free them, uncaged they come and go for my delight। किसके लिए? मुझे डिलाइट करने के लिए, मुझे खुशी देने के लिए वे आ सकते हैं और प्रसन्नचित रूप से जा सकते हैं। क्योंकि मैं कोई क्या नहीं बिछाता हूँ? जाल नहीं बिछाता हूँ। छोटे से छोटी, चाहे ब्लू टिक हो, चाहे बड़े से बड़ा कौन सा बर्ड, ईगल हो, दे कैन कम एंड गो फ्रीली बिकॉज आई सेट नो स्नेयर फॉर देम। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय W. Gibson। Okay, we have completed our 2 stanzas and we have also know about that in this poem the poet advocates about the freedom of birds। Which 2 birds have been mentioned in the poem? Yes, which 2 birds have been mentioned in the poem? First is blue tit and second one is eagle। कौन से 2 बर्ड्स की बात हुई है बेटा? एक तो छोटी जो स्पैरो है जिसका नाम क्या? ब्लू टिट है। और सेकंड की कौन है? ईगल है। ईगल कहाँ पे है? हाइट पे है। और ब्लू टिट कहाँ पे सिटिंग कर रही है? एक स्लू के ऊपर सिटिंग कर रही है। SLOE स्लू। स्लू क्या होती है? झाड़ी होती है जो एक छोटी सी स्लू की ब्रांच पे बैठी हुई है। ठीक है, तो ये पोएम लिखी किसने है? W. गिब्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, दे कम एंड गो फॉर माय डिलाइट। डिलाइट का सिनोनिम क्या होगा? हैप्पीनेस। ठीक है, चीयरफुल, एंजॉय एंड सो द sunward way, sunward way, I shot on the eagle's wing। Eagle's wing, wings, wings, and in my heart, and in my heart, in my heart, the blue tit sings, the blue tit sings।
Okay beta, very nice creation by the poet. Just like the poet is in imagine mood. पोइट है वो अपना एक इमेजिन मूड शो कर रहा है। पोइट ये बताना चाह रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो किसी ईगल के विंग के ऊपर बैठ जाए, वो सूर्य की तरफ परिक्रमा करे, वो ऊंचे आसमान में उड़े, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सीधी बात है, पोइट है वो किसका यूज करा है? इमेजिन का यूज करा है, कल्पनाओं में खोया हुआ है। यानी वो ये एडवोकेट्स तो करता है कि बर्ड्स हैं उनको क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम मिलनी चाहिए, बट कौन से वर्ड्स को? ऑल वर्ड्स, यानी जो भी रिलेट हैं जिसमें स्मॉलेस्ट कौन है? ब्लू टिट है, और बड़े से बड़ा पक्षी कौन सा है? ईगल, बाज है, उसकी भी पोइट क्या कर रहा है? ये फ्रीडम की एडवोकेट करता है, वकालत करता है। अब पोइट है वो किस में खो गया? कल्पनाओं में खो गया। यानी पोइट है वो ये चाहता है कि मैं बर्ड्स के बीच में रहूं और सारे जो बर्ड्स हैं वो किसके पास रहें? मेरे चारों ओर रहें। मैं ईगल के जो विंग्स हैं, विंग्स क्या होते हैं बेटा? पंख होते हैं। मैं उनके ऊपर क्या करना चाहता हूँ? बैठ करके उड़ना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? उड़ना चाहता हूँ। यानी शब्द वर्ड पे कौन से रास्ते से? जो रास्ता किसकी ओर जा रहा है? सूर्य की ओर जा रहा है, ऊंचाई पे, उस रास्ते पे मैं ऊंचा जाना चाहता हूं। ऊपर ऊंचाई पर चढ़ता है, और बाज के जो पंख हैं वो सूर्य की ओर आकाश में ऊंची ऊंचाई पर चढ़ता हूं, और मेरे हृदय में छोटी जो ब्लू टिट नामक चिड़िया वो क्या करती रहे? गाना गाती रहे। यानी मैं बाज के पंखों पे बैठा हूं, और ब्लू टिट है वो मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे हार्ट में क्या करती है? गाना गाती है। एंड इन माय हार्ट द ब्लू टिट सिंग्स। ओके, आई शो ऑन द ईगल्स विंग, और मैं ईगल के पंखों पे क्या करना चाहता हूं? बैठना चाहता हूं, और मेरे हृदय में, मेरे दिल में पूरे दिन क्या गाती रहे? गाना गाती रहे। और कवि ये कहना चाहता है, इन दीज लाइन्स द पोइट वांट टू से दैट कि वह पोइट है वो बर्ड से इतना प्रेम करता है कि बाज के साथ स्वयं को भी उड़ता हुआ क्या करता है? महसूस करता है। यानी ऐसा फीलिंग कर रहा है कि मान लीजिए ईगल क्या कर रहा है? उड़ रहा है, और वो भी उसके साथ उड़ रहा है, और उसके हार्ट में इस टाइम कौन गाती है? ब्लू टिट है, वो सुंदर सुंदर गीत गाती है, और वो किस में खो जाता है? कल्पनाओं में खो जाता है। कौन? पोइट्स। तो ये जो पोइम थी कौन सी थी बेटा? सेकंड नंबर। विच पोइम? सेकंड नंबर। आ गया होगा समझ में? बिल्कुल इजी है, छोटी सी पोइम है, और पोइम का क्या नाम है? बॉयज, द बॉयज सॉन्ग, बाल गीत। किसने लिखी है? ये रिटन की है W गिब्सन ने। कौन सी पोइम कर रहे हैं बेटा? सेकंड पोइम। इससे पहले हम वन पोइम में वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उस पोइम का नेम क्या है? द नोबल नेचर। और ये पोइम नंबर कौन सी है? 2 है, जिसका नाम है बॉयज सॉन्ग। आ गया समझ में? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें पूछ सकता है। वैसे तो बिल्कुल 3 या 4 स्टूडेंट आ जाए, ठीक है? आपको बता देते हैं, हम इससे पहले नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, और एक पोएम कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा वीडियो अपलोडिंग होने में थोड़ा सा क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। उसके लिए वी आर सॉरी, लेकिन जो आपका वीडियो अपलोडिंग है वो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर बेटा बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? जीबी हो जाता है हफ्ते। इसके कारण वीडियो है उसमें टाइम बहुत ज्यादा लेना पड़ता है। हम वी वांट that in next 3 or 4 days all videos will be uploaded. Okay, there will be no problem. आ गया समझ में? तो ये पोएम थी आपकी,
अब देखिए कुछ हम करते हैं कि भी ये जो पोएम है हमने जो रीड आउट की है वो आपके समझ में आई या नहीं आई, तब तक हम इसका इमेजिन नहीं कर सकते, अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई तब तक आपको रिप्लाई का नहीं पता हो कि भाई हाँ मेरे समझ में तो तब आएगी जब आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हो। देखिए बेटा टी और एफ, भाई कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है, ट्रू फॉल्स। द स्पीकर इन द पोएम इज द पोएट इट्स हिमसेल्फ। इस पोएम में पोएट खुद ही क्या स्पीकर है, ये बात राइट है रॉन्ग है? ये बात बिल्कुल क्या बेटा सही है, क्योंकि पोएट खुद ही क्या कर रहा है, किसी दूसरा थर्ड पर्सन तो बताए नहीं, खुद ही स्पीकर का काम कर रहा है। सेकंड है द पोएट सेट्स द ट्रैप फॉर द बर्ड्स। पोएट है वो ट्रैप सेट करता है बर्ड्स के लिए, ये तो बच्चा ही बता देगा, ठीक है ना। पोएट है वो तो एडवोकेट कर रहा है, वकालत कर रहा है कि बर्ड्स को क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो ये नहीं कहता कि बर्ड्स के लिए क्या होना चाहिए, स्नेयर सेट होना चाहिए। तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स। द पोएट इज ऑल फॉर द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स। पोएट सभी बर्ड्स की फ्रीडम की एडवोकेट करता है, यानी सारे बर्ड्स। बिल्कुल क्या बेटा सही है, सारे बर्ड्स छोटे से छोटे ब्लू टिट से लेकर के बड़ा से बड़ा ईगल। नेक्स्ट है birds flying freely in the open air give the poet great pleasure। जब खुले आसमान में सारे पक्षी उड़ते हैं तो ये जो चीजें हैं ये पोइट को बहुत ज्यादा क्या करती हैं, बहुत ज्यादा आनंद देती हैं। अब ये बात गलत है सही है? देखिए बेटा ये बात बिल्कुल सही है। पोइट है उसको बहुत ज्यादा क्या मिलता है, आनंद मिलता है। नेक्स्ट है द पोइट रियली राइड्स ऑन द ईगल्स विंग। द पोइट रियली राइड्स ऑन द ईगल्स विंग। पोइट है वो रियल में ईगल के विंग के ऊपर बैठता है, बैठता है क्या? वो नहीं बैठता। दिस इज फॉल्स। ये गलत बात है। गलत क्यों है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं। पोइट तो ये कह रहा है, इमेजिन कर रहा था, इमेजिन किए ना कि मैं ईगल्स के विंग के ऊपर बैठ करके क्या करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तो ये बात भी क्या है, गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट द सॉन्ग ऑफ द ब्लू टिट fills the poet's heart with joy। पोइट के हृदय में क्या बढ़ती है, ब्लू टिट, जॉय बढ़ती है, आनंद देती है, खुशी देती है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। The poet has only few birds and the rest belong to the others। पोइट ये कह रहा है कि उसके पास कुछ ही बर्ड्स हैं, बाकी और दूसरों के पास है, वो उससे रिलेशन नहीं रखता। बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि वो कह रहा है all the birds of the air belong to me। All the birds of the air belong to me, यानी जो सारे बर्ड्स हैं जो किससे रिलेट हैं, जो आसमान में जो उड़ रहे हैं, जिसमें ब्लू टिट से लेकर के और बड़े से बड़ा पक्षी ईगल, वो भी किससे रिलेट है, मेरे से रिलेट है। तो कहने का मतलब सीधी बात है, ऑल दी बर्ड्स जो भी हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो आसमान में उड़ रहे हैं, उसमें सारे बर्ड्स किससे रिलेट है, पोइट से। तो ये तो क्या थी बेटा, ट्रू और फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी। कौन सी पोएम एंड की बेटा? हमने पोएम नंबर 2 और पोएम का क्या नाम है, ए बॉयज सॉन्ग। अच्छा देखिए एक्सरसाइज डी। Why do all the birds belong to the poet? सारे जो बर्ड्स हैं वो पोइट से बिलोंग क्यों करते हैं? देखिए करना आपको खुद को होमवर्क के रूप में। एक तो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये खुद करना आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक। एक्सरसाइज नंबर बी।
अब देखिए एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज सी है, इसमें सी का एक तो फर्स्ट करना आपको और एक करना है थर्ड। एक तो कौन सा कर लेना बेटा, फर्स्ट और एक है थर्ड, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, 6। आ गया समझ में, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 6 क्वेश्चन, ये आपको करने, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो पोएम में जो स्टंजा दे रखे हैं उसमें स्टंजा नंबर 3, लास्ट स्टंजा 3 नंबर, वो भी आपको करना है। कौन सा, एंड शो दी सनवर्ड, एंड शो दी सनवर्ड, यहां से लेकर के और लास्ट में ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट सिंग्स। ये स्टंजा भी आपको किस में करना है, नोटबुक में करना है। आ गया समझ में। इसके नीचे 2 और 3 क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको किस में से निकालना है, उस स्टंजा में से निकालना है। अंडरस्टैंड। अब ये तो हमारी पोएम नंबर कौन सी हो गई, 2nd। अभी हमने कितनी पोएम कर ली बेटा, 2 पोएम्स कर लिए। एक तो द नोबल नेचर और दूसरी पोएम कौन सी है, दूसरी पोएम है आपकी द ए बॉयज सॉन्ग, ए बॉयज सॉन्ग बाय। दोनों पोएम में मैंने आपको होमवर्क बता दिया, दोनों पोएम्स का, और वो होमवर्क आपको इंग्लिश की फेयर नोटबुक में करना है। किस में करना बेटा, इंग्लिश की फेयर नोटबुक में करना है, दोनों ही होमवर्क, एक तो दोनों पोएम का, फर्स्ट का और 2nd का। आ गया समझ में। तो ये हमारी 2 पोएम्स क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सिचुएशन भी कुछ हद तक कंट्रोल में है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है आप एक दूसरे के अटैच में नहीं आए, सामाजिक दूरी क्या करें, बनाए रखें, किसी से हाथ नहीं मिलाएं, आप नमस्कार करें, राम राम करें, जो भी है, तो आप इन चीज़ों का क्या करें, फॉलो करें। आ गया समझ में। अब देखिए कोविड-19 को ये सेंचुरी कौन सी, 21st सेंचुरी याद रखेगी, क्या बनेगा, इतिहास बनेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये एपिडेमिक है, महामारी है, यानी ये ऐसी एपिडेमिक है जिसका कोई भी क्या नहीं है, क्योर नहीं है, और इसका इलाज सिर्फ क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, यानी आप दूसरे से मेल मिलाप नहीं करें। आ गया समझ में। किसी फंक्शन में पार्टी उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जाए, कहीं पे भी अपने घर के मेंबर्स को छोड़ करके बाकी से हम इतने ज़्यादा मिले जुले नहीं। कॉल कर सकते हो, फोन करने से कोरोना नहीं होता है, ठीक है ना। बट आपको ध्यान रखना है, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस कर रही है, इशू कर रही है, दैट इज फॉर आवर लाइफ। यदि जिंदा रहे तो पढ़ भी लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, स्कूल भी आएंगे, पार्टी फंक्शन विवाह समारोह सब कुछ होंगे, बट होंगे कब, जब हमारा लाइफ है। यदि हमारा लाइफ चला गया, यदि हम चले गए, अब दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा खुद तो मान लीजिए उसका पेशेंट हो गया, वो एक है, वो एक क्या बनाता है, चेन बनाता है, और चेन बनाने के कारण उसके कांटेक्ट में जितने भी आते हैं उन सभी को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो कहने का मतलब हो सकता है कि मतलब नई जो चीज है उसमें आ जाए वायरस। तो आप इन चीजों का क्या रखें, ध्यान रखें। हमारी क्लास +2 इंग्लिश की रेगुलर हो रही है और हमने अपना सिलेबस है वो चालू कर रखा है। जो स्टूडेंट्स हमसे बाद में जुड़े हैं वो
हमें पूछ सकते हैं कि सर क्या करना और क्या नहीं करना। आ गया समझ में? दूसरी बात यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी स्टेटमेंट आया कि 1 जुलाई से स्कूल है वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। 1 जुलाई से स्कूल क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। अभी तक ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन है वो तो नहीं हुआ है, क्योंकि आगे की सिचुएशन क्या होगी, कितने दिन और चलेगा। बट ये नेसेसरी है कि 1 जुलाई या 1 अगस्त या 15 जुलाई से लगभग आपकी स्कूल है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगी। थोड़ा सा स्कूल्स के अंदर जो पहले वाला जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। स्कूल भी बदले हुए नजर आएंगे। आगे क्या समझ लो, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्कूल ओपन नहीं होंगे कि हमारी तो मौज होगी, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अभी 1 या 2 मंथ्स का टाइम लग सकता है, बट पीछे आपको इरेज नहीं होकर क्या आना है, बिल्कुल है कभी कोरे कागज की तरह आ जाओ। जो हम करवा रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है, वो ध्यान से पढ़ना बेटा। आगे समझ में? अब हमारी जो नेक्स्ट पोएम है जिसका नेम है द होप, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। यदि हमारे वीडियो से रिलेट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आ रहा है कि सर हमारे बिल्कुल समझ में आ रहा है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ गया। लेकिन यदि आपकी तरफ से भी कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई वीडियो से रिलेट, कुछ सब्जेक्ट से रिलेट आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमें बता सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं और हम आपका वेलकम करेंगे। आगे समझ में? इंग्लिश में किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आ रहा वो हम समझा देंगे। यानी बात आपके सिलेबस की नहीं है। मान लीजिए अदर कोई टॉपिक है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेचर का कोई पार्ट है, पोएम्स है, तो वो हम आपको क्या कर देंगे, समझा देंगे। आ गया समझ में? हम आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे